जो लागत फलन होती है वो अल्पकालीन लागत फलनों का योग होती है। दीर्घ काल में जो लागत हमारी डेवलप होती है, लागत होती है, वो अल्पकालीन लागतों का योग होती है। और अल्पकालीन लागत यानी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को यदि हम मिला दें, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट फर्स्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, अल्पकालीन लागत 1, अल्पकालीन लागत 2, इस प्रकार जितनी भी अल्पकालीन लागत होती है यदि इनको योग कर दें तो हमें दीर्घकालीन औसत लागत प्राप्त हो जाएगी। तो अल्पकालीन औसत लागत जो थी, अल्पकालीन औसत लागत के आधार पर, औसत लागत के आधार पर हम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र प्राप्त करते हैं, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र प्राप्त करते हैं। तो एक प्रोड्यूसर, एक फर्म, याद रखिएगा, एक फर्म के पास, ये एक फर्म है, कोई एक फर्म है, और याद रखना एक फर्म के पास कई प्लांट लगे होते हैं। पहला प्लांट, कोई प्लांट, इसी में एक फर्म के पास एक प्लांट है कोई, ये नंबर 1 प्लांट, ये प्लांट नंबर 1 है। मार्केट में इधर इनपुट लगाता है, इनपुट लगाने के बाद इधर आउटपुट होता है। अब मार्केट में क्या होती है, उस फर्म के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, तो बढ़ने के परिणाम स्वरूप वो दूसरे प्लांट पे काम करना चालू कर देता। अब प्लांट नंबर 2 को चालू कर देता कौन, फर्म वाला। एक फर्म में याद रखना 1 से अधिक प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती है अन्य प्लांट्स को वो चालू करता चला जाता है। तो अगर मार्केट में डिमांड बढ़ी तो कुछ नंबर ऑफ लेबर मार्केट में ज्यादा ले लिया, रॉ मटेरियल ज्यादा खरीद लिया और दूसरा प्लांट उसने चालू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आउटपुट अब आपका पास बढ़ जाता है। क्योंकि प्लांट ए से मान लीजिए 1000 वस्तुएं मुझे प्राप्त हुई, बी प्लांट से मुझे 1000 वस्तुएं प्राप्त हुई, इस प्रकार अब उसकी उत्पादन क्षमता पहले से बढ़ जाती है। मार्केट में और अधिक डिमांड बढ़ती है तो वही उत्पादक एक और प्लांट चालू कर देता, अपनी फर्म का तीसरा प्लांट भी चालू कर देता और मार्केट से और अधिक लेबर को ले आता है, रॉ मटेरियल ले आता है और इनपुट कॉस्ट लगाता है और आउटपुट अब बढ़ करके क्या करता है, 1000 हो जाता है। इसी प्रकार चौथा प्लांट पे काम करता, फोर्थ प्लांट पे काम करता। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो इस प्रकार एक फर्म कई प्लांट्स को बढ़ाती चली जाती है। अब याद रखना, एक प्लांट की जो होती है औसत लागत क्या होती है, एवरेज कॉस्ट, एस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 होती है। दूसरे प्लांट की शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2 होती है। तीसरे प्लांट की शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3 होती है। चौथे प्लांट की शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 4 होती है। इस प्रकार हर प्लांट की अपनी अपनी कॉस्ट अलग अलग होती है और सभी का शेप यू आकार का पाया जाता है। अगर ये सभी यू आकार के शेप वाले कॉस्ट को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे दीर्घकालीन यानी पूरी फर्म का दीर्घकालीन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एक फर्म एक ही प्लांट पे क्यों नहीं अधिक मात्रा में इनपुट लगा करके उत्पादन कर लेता। तो दूसरा इसका आंसर है कि प्लांट में एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है, एक प्लांट में एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है, वहीं तक लेबर तथा पूंजी को लगा सकते हो। ये थोड़ा कि 1000 उत्पादन करने वाले प्लांट को आप तीनों मीटिंग चला करके 3000 का उत्पादन कर लो, मशीनें हीट हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी और ब्लास्ट कर जाएंगी। एक मशीन की कैपेसिटी होती है, एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उस लिमिटेड कैपेसिटी में तो वो काम करेगी। तो आपको दूसरा प्लांट लगाना पड़ेगा क्योंकि उस मशीन से हमने एक निश्चित कैपेसिटी प्राप्त कर ली है। क्लियर? अब मान लीजिए मैंने एक प्लांट की मेरी जो एवरेज कॉस्ट है SAC 1 है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, अल्पकालीन औसत लागत 1 है। मान लीजिए मुझे उत्पादन कितना करना है, उत्पादन मुझे करना OQ1 उत्पादन करना है। तो मेरी प्रारंभ में औसत लागत कितनी हो गई, Q1A होगी। ठीक है, जब मैंने उत्पादन बढ़ाया, मेरी मार्केट में उत्पादन की डिमांड बढ़ी, तो मैं इसी प्लांट की अभी कैपेसिटी मान लीजिए अभी 500, अभी मैं 200 वस्तुओं को उत्पादन कर रहा हूं और 200 वस्तुओं को उत्पादन करने के बाद अब 500 वस्तुओं का डिमांड हुई, तो मैं इसी प्लांट पे काम करूंगा क्योंकि इस प्लांट की कैपेसिटी 1000 है। तो मैं Q2 वस्तु का उत्पादन इसी प्लांट पे करूंगा और देखिए कि मैं अब बी पॉइंट पर आ जाता हूं और मेरी औसत लागत पहले से डिक्लाइन कर जाती है।
मैं बड़ा खुश होता हूँ कि देखिए ज्यादा मुझे मांग हो गई, मेरे उत्पादन बढ़ गया। अब मुझे क्या हुआ कि मेरी औसत लागत कम हो गई, मार्केट में डिमांड और बढ़ गई। डिमांड बढ़ करके मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ करके 800 हो गई। तो आपने क्या किया, आप मारे खुशी के मारे दूसरा प्लांट भी लॉन्च कर दिए। ठीक है, दूसरा प्लांट लॉन्च कर दिया। तो देखिए ये दूसरा प्लांट है SAC2, दूसरा प्लांट आपने चालू कर दिया। आपकी डिमांड कितनी बढ़ गई, 800। डिमांड बढ़ने के साथ ही साथ कैपेसिटी कितनी थी, 1000 की। आपने खुशी के मारे दूसरा प्लांट लॉन्च किया। तो जब दूसरे प्लांट के साथ काम करेंगे तो आप देखिए कि इसकी लागत ज्यादा हो जाएगी। अगर आप अपने पहले प्लांट में काम करते तो देखिए यहां पर रहते बी पॉइंट पर, आपकी लागत कम होती। तो उत्पादक को जब तक अपने पहले प्लांट की ऑप्टिमम कैपेसिटी के अनुरूप न पहुंच जाए तब तक दूसरा प्लांट पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप दूसरे प्लांट पे जाओगे तो आप ज्यादा लॉस हो जाएगा, आपको कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उत्पादक पहले प्लांट पर ही काम करेगा। लेकिन उत्पादन की डिमांड बढ़ करके अब कितनी हो जाती है, 1200। कितनी हो जाती है, 1200। अब 1200 हो जाने के परिणाम स्वरूप अगर वो पहला प्लांट पे ही मान लीजिए ओवर टाइम करा करके लेबरों से काम करता है तो लागत बढ़ करके कितनी हो जाती है, A1। देखिए इतनी लागत हो जाएगी। अगर वो उत्पादक समझदार है तो दूसरे प्लांट को लगा करके दूसरे प्लांट से उत्पादन करना चालू कर देगा, परिणाम स्वरूप उसकी लागत कम हो जाएगी। दूसरा प्लांट अगर लॉन्च कर देता है तो उसकी लागत कम हो जाएगी। तो वो उसका समझदारी भरा एक कदम माना जाएगा कि आपने ए प्लांट की अपेक्षा आपने बी प्लांट की कैपेसिटी से ऊपर डिमांड हो गई। अब मान लीजिए डिमांड बढ़कर के कितनी हो जाती है, आप डिमांड बढ़कर के 1800 कमोडिटी हो जाती है। अगर आपने खुशी के मारे तीसरा प्लांट लॉन्च कर दिया जो कहता है SAC3 कहलाता है, तीसरे प्लांट में लागत बढ़कर के A2 पर पहुंच जाती है जो इतनी है। और अगर आप दूसरे प्लांट पर ही काम करते तो आपको शायद लागतें कम वहन करनी पड़ती। तो एक समझदार उत्पादक दूसरे प्लांट पर ही काम करेगा, तीसरे प्लांट पे नहीं काम करेगा, क्योंकि तीसरे प्लांट पे लागत अधिक है। और जब डिमांड उसकी बढ़ करके 2200 कमोडिटी की हो जाती है तो वो दूसरे प्लांट पे अगर काम करता, वही दूसरे प्लांट पे अपने काम करता तो उसकी लागत बढ़कर के A3 हो जाती है। लेकिन उसको तीसरा प्लांट लॉन्च कर देना चाहिए और तीसरे प्लांट पे काम करना चाहिए जिससे उसकी औसत लागत कम हो जाए। इस प्रकार एक उत्पादक कब अपने प्लांट्स को बदले, किस प्लांट को चालू करे, ये डिसीजन डिपेंड करता है कि उसकी औसत लागत को कम करना चाहता है उसके अनुरूप। तो प्लांट्स आखिर हम क्यों बदलते हैं, क्योंकि एक प्लांट की एक ऑप्टिमम कैपेसिटी होती है, वो ऑप्टिमम कैपेसिटी पूरी हो जाती है तो हम लोग उस प्लांट से की बजाय दूसरे प्लांट पे काम करना हमारे लिए ज्यादा लाभदायक होता है। क्योंकि दूसरे प्लांट पे हम लोग अगर काम करते हैं कम उत्पादन में तो हमारी लागत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास डिमांड ज्यादा है और हम लोग क्या करते हैं कि डिमांड ज्यादा है, दूसरा प्लांट लॉन्च कर देते तो मेरी लागत पहले से कम हो जाएगी। तो इसलिए एक उत्पादक अपना क्या करता है, प्लांट्स लगातार ओपन करता चला जाता है, लेकिन थोड़ी सी मांग बढ़ने पे दूसरा प्लांट नहीं ओपन करता। जब एक निश्चित लिमिटेशन ए प्लांट की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती तब वो लॉन्च करता है तो दूसरे प्लांट की उसकी लागत भी वसूल आती है। आप देखिए प्लांट नंबर, ये आपका प्लांट नंबर SAC1 है जो U आकार का है। ये आपका ये यहाँ से आप देखिए SAC2 है, ये दूसरा प्लांट का लागत वक्र है। और ये आपका SAC3 है। आप देखिए इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, पहले का A, इसका मिनिमम पॉइंट क्या है B, और इसका मिनिमम पॉइंट क्या है C। एक क्वेश्चन IAS में पूछा गया था कि अगर 3 प्लांट दिए हैं और तीनों के न्यूनतम बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तीनों को न्यूनतम बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो दीर्घकालीन लागत वक्र प्राप्त होगी वो कैसी होगी, तो देख लो आपको कैसी होगी। दीर्घकालीन लागत वक्र जो डॉटेड लाइन से प्राप्त हुई है, एक सीधी रेखा के रूप में हमें दीर्घकालीन लागत वक्र प्राप्त होगी। अगर मैं सभी प्लांट के न्यूनतम बिंदु पर काम कर रहा हूं, सभी प्लांट के न्यूनतम बिंदु पर काम कर रहा हूं, तो ये न्यूनतम बिंदु A, न्यूनतम बिंदु B दूसरे प्लांट का और तीसरे प्लांट का न्यूनतम बिंदु C, तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मेरी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कहलाएगी। एक फर्म के लिए, एक फर्म प्रारंभ में एक प्लांट के
वास्तव में घटती लागतों के अंतर्गत काम करता है। आप यहाँ पे काम करते हैं एक फर्म के, जब आपका एक प्लांट चालू होता है, जब प्रारंभ में आपको लागतें ज्यादा प्राप्त होती है तो आप यहाँ पर उत्पादन Q1 उत्पादन आप चाहते हो तो आप अल्पकालीन उत्पाद लागत फलन के आप इस ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे रहते हो। जब आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो आप दूसरे अल्पकालीन लागत वक्र को यानी दूसरे अल्पकालीन प्लांट को ला देते हो, लेकिन लागत ह्रासमान नियम होने के कारण दूसरे प्लांट से प्राप्त होने वाली लागत क्या होती है, पहले प्लांट की अपेक्षा कम होती है। इसलिए देखिए इसको मैंने इसके नीचे ड्रा किया यू शेप में। अब कोई उत्पादक यहाँ पर कोई उत्पादन करना प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में लागतें ज्यादा होती हैं, दूसरे प्लांट में अब मेरी लागतें और कम हो गई और अब देखिए मैं यहाँ पर उत्पादन करना चालू किया, अर्थात OQ2 वस्तु का उत्पादन मैंने क्या किया, मात्र Q2B लागत से करना चालू कर दिया दूसरी प्लांट के हेल्प से। तीसरा प्लांट जो हमारा होता है, जब मार्केट में डिमांड और बढ़ती है तो अब देखिए मैं अपनी न्यूनतम लागत पर आ जाता हूँ, Q3 पर आ जाता हूँ और परिणाम स्वरूप अब मेरे पास ये तीसरा प्लांट है SAC3 और इसी प्रकार और मेरी मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो मैं SAC4 प्लांट पे आ जाता हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में अब मैं न्यूनतम बिंदु से ऊपर की ओर लागतों की ओर मैं बढ़ना चालू कर दिया हूँ और देखिए और अगर डिमांड बढ़ती है तो मैं SAC5 प्लांट पे आ जाता हूँ और देखिए अब ये बढ़ते हुए लागत के पोर्शन पर मैं टच करना चालू कर देता हूँ। तो जब लागतें घटती है प्रारंभ अवस्था में तो हमारे पास अल्पकालीन उत्पादन फलन यानी अल्पकालीन लागत फलन भी नीचे की ओर खिसकते चले जाते हैं और एक बार अल्पकालीन लागत फलन न्यूनतम बिंदु पर आते हैं। लेकिन जब लागत वृद्धिमान नियम कार्य करता है तो हम देखिए कि अल्पकालीन लागत वक्र ऊपर की ओर खिसकना चालू करते हैं और हम अल्पकालीन लागत वक्र के बढ़ते भाग पर स्पर्श करते हैं अर्थात उत्पादन करते हैं। देखिए यहाँ पर अल्पकालीन लागत भाग के मतलब घटते भाग पर उत्पादन करते हैं, यहाँ पर घटते भाग पे, यहाँ पे अल्पकालीन लागत वक्र न्यूनतम पे आता है। देखिए सबसे नीचे यही है अल्पकालीन लागत वक्र और इसके न्यूनतम भाग पे उत्पादन करते हैं और इसके बढ़ते भाग पे उत्पादन करते हैं। और जब इन पॉइंट्स को मैंने प्लॉट किया, एक साथ मिलाया, क्योंकि हमको पता है कि अल्पकालीन लागत वक्रों के योग से जो वक्र हमें प्राप्त होता है वो दीर्घकालीन लागत वक्र होगा। तो इनको जब मैंने मिलाया, इसका गिरता हुआ भाग, इसका गिरता हुआ भाग, इसका न्यूनतम भाग, इसका बढ़ता भाग, इसका और बढ़ता भाग, तो मुझे दीर्घकालीन औसत लागत वक्र प्राप्त हुआ जो एक बड़े यू आकार का था, जो सभी अल्पकालीन लागतों को अपने अंदर समाहित किए हुए था, सभी अल्पकालीन लागतों को अपने अंदर समाहित किए हुए था। इसीलिए इसे लिफाफा वक्र भी कहते हैं। किसको? दीर्घकालीन। लिफाफा नहीं होता, लिफाफे के अंदर आप सारी मूंगफली रख लेते हो, उसी प्रकार ये दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अपने अंदर संपूर्ण अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को समाहित रखता है। प्रारंभ में जब अल्पकालीन लागतें गिरती हैं तो दीर्घकालीन लागत के गिरते हुए भाग पर हम उत्पादन करते हैं। जब अल्पकालीन लागतें और कम होती हैं तो दीर्घकालीन लागतें भी कम होती है। देखिए यहाँ से कम होकर के हम यहाँ पर आ गए। जब अल्पकालीन औसत लागत कम होकर के न्यूनतम हो जाती, मिनिमम हो जाती है, तो दीर्घकालीन औसत लागत भी न्यूनतम हो जाती है। जब अल्पकालीन लागत बढ़ना प्रारंभ होती है, देखिए यहाँ से बढ़ना प्रारंभ हुई तो दीर्घकालीन लागतें भी बढ़ने लगती हैं। जब अल्पकालीन लागतें और बढ़ती हैं तो दीर्घकालीन लागतें और अधिक बढ़ते चली जाती है। इस प्रकार हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट प्राप्त होता है जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र के स्पर्श बिंदुओं के आधार पर हम लोग डेवलप करते हैं। तो यही आपका दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। चलो प्रश्न, अब आपके प्रश्न।